हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब, केम छो, मजामा। सभी ध्यान रख रहे हो ना भाई, और साथ साथ में पढ़ाई भी कर रहे हो ना। चलो अब हम शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा, कल वाले से ही रिलेटेड है, मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में डिफरेंस। जो लास्ट टॉपिक था हमारा, उसके अंदर हमने किया था फैक्टर इफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और फैक्टर इफेक्टिंग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, है ना। दो तरह के कंडक्टर किए थे हमने, एक था इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर और दूसरा था इलेक्ट्रॉनिक और मेटलिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कह लो या फिर मेटलिक कंडक्टर कह लो। ओके, तो जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर था उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या होता है, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से होता है। ओके, एंड मेटलिक कंडक्टर में क्या होता है, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से कंडक्टेंस होती है। फिर हमने इसके क्या किए थे भाई, फैक्टर इफेक्टिंग किए थे। आज हम करते हैं मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर में क्या डिफरेंस है। सेम कल वाले से ही रिलेटेड है, बहुत इजी टॉपिक है। ओके, तो यहाँ पर हम डाल लेते हैं भाई मेटलिक कंडक्टर और उसके बाद इस तरफ हम डाल लेते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। मेटलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, ये यहाँ से देखिए, ये वाला रिफ्लेक्शन में आ रहा है, ये कुछ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। इनके बीच में फर्स्ट जो डिफरेंस होता है, फर्स्ट डिफरेंस डेफिनेशन वाला ही लिख सकते हैं हम, जो हमने डेफिनेशन में लिखा था कि मेटलिक कंडक्टर मीन्स मेटल्स होते हैं इसके अंदर। तो मेटल्स में क्या होता है, फ्लो ऑफ आयंस की वजह से होता है। ठीक है, इन बीच कंडक्टेंस इज ड्यू टू फ्लो ऑफ electron in which conductance is due to flow of ions। ओके, इसमें क्या करते हैं कि आयंस फ्लो करते हैं, इस वजह से कंडक्टेंस होती है। इसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। in which conductance without decomposition of substance। सेकेंड पॉइंट है, इन विच इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस इज कंडक्टेंस विद डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। सेकेंड पॉइंट का मीनिंग क्या है भाई, सेकेंड पॉइंट का मीनिंग ये है कि ये कह रहा है कि जो हमारा मेटलिक कंडक्टर है, अगर हम मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, क्या वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है? क्या हम जब मेटल के अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो क्या मेटल ब्रेकआउट होती है क्या साथ साथ में? नहीं होती। हम चाहे उस मेटल में से कितनी देर तक इलेक्ट्रिसिटी पास करते रहे, वो मेटल ब्रेकआउट नहीं होती। लेकिन जो ये वाला है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर, इसमें क्या होता है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होता है
नेगेटिव आयंस में डिसोसिएट होता है। तो इसका पॉजिटिव वाला पार्ट यहाँ पर जाता है, नेगेटिव वाला पार्ट यहाँ पर जाता है। तो डिकम्पोज होता है ये किसकी वजह से होता है? विद डिकम्पोजिशन, और ये विदाउट डिकम्पोजिशन होता है। ओके, उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है भाई, थर्ड पॉइंट क्या कहता है? मेटेलिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। इसमें थर्ड पॉइंट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये तो हम कल भी कर चुके हैं टेम्परेचर के इफेक्ट में, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होती है इसमें क्या होता है भाई, आयंस फ्लो करते हैं, और जितने स्पीडली आयंस फ्लो करेंगे, जितनी ज्यादा स्पीड से आयंस फ्लो करेंगे, उसी स्पीड से क्या होती है हमारी कंडक्टेंस होती है। ओके, अब यहाँ पर देखो फोर्थ पॉइंट, और इसमें क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स और क्या होते हैं? कर्नल। हमने फर्स्ट चैप्टर में भी किया था कर्नल क्या होते हैं। मेटेलिक सॉलिड जब किए थे हमने, फर्स्ट चैप्टर था जो हमारा, उसमें 4 टाइप के सॉलिड किए थे हमने, उसमें से एक टाइप थी मेटेलिक सॉलिड। तो मेटेलिक सॉलिड में मैंने तुम्हें बताया था कि कर्नल क्या होते हैं। ये यहाँ पर देखो कर्नल क्या होते हैं। कर्नल क्या होते हैं भाई? मेटल है हमारे पास, मेटल क्या करती है? इलेक्ट्रॉन लॉस करती है ना। मेटल क्या करती है? इलेक्ट्रॉन लॉस करती है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस और एन इलेक्ट्रॉन, तो जो ये लॉस करने के बाद होता है, ये क्या होता है? कर्नल होता है, और ये हमारे इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें से क्या कर रहे हैं? इसमें इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, कर्नल एज इट इज रह जाते हैं, मीन्स पॉजिटिव आयंस जो होते हैं, कैटायन फॉर्मेशन होती है, ये कैटायंस एज इट इज रह जाते हैं। तो जो ये कैटायन है ये क्या करते हैं? बीच में रेजिस्टेंस ऑफर्ड करते हैं इनको, रेजिस्टेंस, और जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होता है कंडक्टेंस उतनी ही कम होती है। रेजिस्टेंस मीन्स रास्ते में कितनी रुकावट है। ओके, तो अगर इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं और उसमें रास्ते में अगर रुकावट आ जाती है, तो उनकी स्पीड और फ्लो में क्या हो गया? रुकावट आ गई, तो कंडक्टेंस क्या होगी? कम होगी। अब भाई हम जा रहे हैं कहीं पर, अगर बीच में जाम लग जाता है तो हमें ज्यादा टाइम लगेगा ना, हमारी स्पीड स्लो हो जाती है, और अगर स्पीड स्लो हो जाती है या फिर बंद हो जाता है तो कंडक्टेंस कम ही होती है। तो यहाँ पर भी यही केस है, इसी तरीके से होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्टर। उसके बाद जो मिला है ये है रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कर्नल and it is directly proportional। ये दिख नहीं रहा है भाई, ऊपर लिखना पड़ेगा, ये इतना भी नहीं दिख रहा है, ये वाला पॉइंट ऊपर ही लिखना पड़ेगा। इसको नोट डाउन कर लेना या फिर स्क्रीनशॉट ले लो अब इसका, फिर ये वाला पॉइंट मैं ऊपर लिख दिया। देखो क्या है फोर्थ पॉइंट, रेजिस्टेंस इज ड्यू टू कर्नल ऑफ मेटल। कर्नल ऑफ मेटल, मेटल के कर्नल की वजह से होता है, एंड इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर के क्या होता है भाई? ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ओके, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, उसके बाद इसके अंदर क्या होता है? इन विच रेजिस्टेंस इज ड्यू टू इंटर आयनिक अट्रैक्शन
and it is inversely proportional to टेम्परेचर। जितना ज्यादा हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टेंस उतनी ही क्या होगी भाई, ज्यादा होगी। और इसके अंदर क्या होते हैं कंडक्टेंस टेम्परेचर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने ये क्या कर लिया है, हमने टेम्परेचर मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बीच में डिफरेंस हमने कर दिया है। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक आता है रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, और उसके बाद टाइप ऑफ कंडक्टिविटी मेटेलिक कंडक्टर और मोलर कंडक्टिविटी और इलेक्ट्रो। नेक्स्ट टॉपिक है रेजिस्टेंस। देखो रेजिस्टेंस क्या होता है, यहाँ पर हमने ओम्स लॉ किया है, फिजिक्स के अंदर किया होगा, अभी कर चुके होंगे, 11th में आ चुका होगा ओम्स लॉ, 10th में भी आया था ओम्स लॉ क्या होता है। तो ओम्स लॉ होता है भाई, इसमें क्या कहता है कि जो ये वोल्टेज और करंट है ये एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ठीक है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ये साइंटिस्ट है, इनका ही नाम है अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। अकॉर्डिंग टू, मैं बोल रही हूँ भाई अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज इज डायरेक्टली proportional to current flowing flow through any conductor, कि किसी कंडक्टर में से कितनी देर तक हम करंट पास करते हैं, कितना करंट पास करते हैं, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है भाई, वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, इसका वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। तो इस डायरेक्टली का साइन हटाकर क्या किया गया, वोल्टेज इज इक्वल टू ये आर क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस है। आर क्या है यहाँ पर, रेजिस्टेंस है, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम, या फिर वैसे बोल सकते हैं इसको, आर कैसे निकालेंगे हम, यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, V बाय आर। V है हमारा वोल्टेज और ये है हमारा करंट, ठीक है, वोल्टेज और ये करंट हो जाता है। और इसकी जो यूनिट होती है ये क्या होती है, यूनिट, अगर रेजिस्टेंस को हम डिफाइन करने लग जाए तो ये क्या होगा, रेशियो ऑफ वोल्टेज और करंट, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस, यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है भाई, ओम। ये साइंटिस्ट है ओम, इन्होंने ही दिया था ये ओम्स लॉ, और इन्होंने फिर इसी के नाम पर क्या दे दी, ये यूनिट दे दी ओम। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है कंडक्टेंस। कंडक्टेंस ये क्या होता है, कंडक्टेंस जो होता है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय या फिर इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल
जी। ओके, कैपिटल जी से डिनोट करते हैं इसको। जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, जो ये होता है 1/r होता है। तो r की यूनिट क्या थी भाई, 1 ओम थी, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, ओम इनवर्स हो जाएगी। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम इनवर्स या फिर पोल साइमन या फिर मोह। ठीक है, ये 3 यूनिट में से किसी भी यूनिट में इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। ओम इनवर्स, साइमन, साइमन को क्या लिखते हैं हम, कैपिटल एस। ठीक है, कैपिटल एस या फिर मोह, इन तीनों यूनिट में से किसी में भी एक्सप्रेस हम कर सकते हैं। तो भाई देखो, रेजिस्टेंस ये वाले जो हम कर रहे हैं, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है हमारे पास रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, और उसके बाद मोलर कंडक्टिविटी, इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी। तो इनके बेस पर न्यूमेरिकल आते हैं भाई निकालने। तो ये न्यूमेरिकल निकालते टाइम हमें फॉर्मूले का ध्यान रखना पड़ता है कि फॉर्मूला क्या है और उस फॉर्मूले का हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अगर हमें वो नहीं आएगा कि ये फॉर्मूला किस तरीके से यूज होता है, हम इसका कैसे यूज कर सकते हैं, तो हम आगे नहीं कर सकते। ओके, तो अब हम करते हैं नेक्स्ट है कंडक्ट रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी इसको रो से रिप्रेजेंट किया जाता है, वो बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, रो। कैसे ये क्या कहता है, कहां से आई है रेजिस्टिविटी की डेफिनेशन, बाय एक्सपेरिमेंट्स। We can see that resistance is directly proportional to length and inversely proportional to area of cross section, कि उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना होता है, उसका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड एरिया। ये लेंथ है हमारे और ये हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ओके, तो ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किस तरीके से ले रखा है भाई, जैसे हम यहाँ पर देखो, हमने इलेक्ट्रोलाइट लिया था, यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड लिए थे, ये इलेक्ट्रोड लिए थे, इलेक्ट्रोलाइट था इसके अंदर जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस हैं, और ये है हमारा इलेक्ट्रोड। ये अब जो ये इलेक्ट्रोड है ये प्लेट की तरह होता है। अब इसकी क्या है, यहाँ पर कुछ न कुछ ये वाली होती है लेंथ और ब्रेड्थ होती है, कुछ न कुछ लेंथ और ये ब्रेड्थ, और इनके बीच का जो ये डिस्टेंस है, अगर मैं सिर्फ इस वाले क्वेश्चन को लूं, मीन्स एक प्लेट ऐसे है और एक प्लेट इस तरीके से है, दोनों है, इसकी ये वाली लेंथ है, ये ब्रेड्थ है, और फिर ये वाला इस तरीके से ये बीच के डिस्टेंस है। तो ये एक तरह से क्यूब नहीं बन रहा है, क्यूब की तरह 3 डायमेंशन बन रहा है ना। यहाँ पर देख लो, इसको थोड़ा सा और पास ले आती हूँ, ये कुछ इस तरीके से रखे हुए, इनके बीच का जो डिस्टेंस है ये यहाँ पर इस तरीके से, ये दोनों के बीच का डिस्टेंस ऐसे। ओके, तो ये डिस्टेंस
मल्टीप्लाई ये और मल्टीप्लाई ये, तो ये क्या बन जाता है वॉल्यूम। जब हम लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट तीनों की जब मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है वॉल्यूम आता है। ओके, तो यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं वॉल्यूम। तो जो ये एरिया है लेंथ और ये ब्रेड्थ, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और ये लेंथ, ये इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना है। रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। तो भाई ध्यान रखना, इसमें जो हमें एरिया लेंथ वगैरह जो यूनिट लेनी है वो किस में लेनी है, सेंटीमीटर के अंदर लेनी है, मीटर के अंदर नहीं लेनी, क्योंकि हमारा जो कंडक्टर है वो कितना मीटर में नहीं होता। जो हमारे सेल है देखे भी होंगे, बैटरी के सेल जो भी सेल होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, तो वो सेंटीमीटर में मेजर किए जाते हैं, ना कि मीटर में, किलोमीटर में। अब इतने बड़े तो होते नहीं है कि हम उसको मीटर में मेजर करें, तो किसमें होते हैं सेंटीमीटर में। फिर क्या किया भाई, अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली। अब ये जो ये वाला साइन है ये हटाकर क्या लगा दे यहाँ पर, ये रो एल बाई टी। अब यहाँ पर ये आर क्या है रेजिस्टेंस, एल है लेंथ, ए है एरिया और ये क्या है रेजिस्टिविटी, रो क्या है रेजिस्टिविटी। अब अगर इसको डिफाइन करूं मैं कि रेजिस्टिविटी क्या होती है, ठीक है, रो क्या है रेजिस्टिविटी। अगर रेजिस्टिविटी को डिफाइन करना आ जाए तो कैसे करोगे डिफाइन रेजिस्टिविटी को, एल और ए। अगर मैं इनकी वैल्यू 1 पुट कर दूं, एल भी 1 सेंटीमीटर ले लूं और ये भी 1 सेंटीमीटर ले लूं, तो जो ये रेजिस्टिविटी है किसके इक्वल हो जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। ये 1 ले लिया, ये भी 1 ले लिया, 1 बाय 1 ही आता है, तो ये रेजिस्टिविटी किसके इक्वल आ जाएगी, रेजिस्टेंस के इक्वल हो जाएगी। तो रेजिस्टिविटी की अगर डिफाइन करने लग जाए तो यहाँ पर लिख सकते हैं रेजिस्टिविटी रो इज डिफाइंड एज रेजिस्टेंस। ये किसके इक्वल होती है भाई, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर, कि उस कंडक्टर का कितना रेजिस्टेंस है, हुज जिसकी whose length is 1 centimeter and area of cross section is 1 centimeter square। अगर लेंथ ये क्या कह रहा है, जो रेजिस्टिविटी है वो क्या होती है, रेजिस्टेंस होती है, कब रेजिस्टेंस होती है हुज जिसकी लेंथ 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसको जो ये वाला है एल बाय ए, इन दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, इनको मिलाकर बोला जाता है सेल कांस्टेंट। एल बाय ए को क्या बोलते हैं, सेल कांस्टेंट। क्योंकि न्यूमेरिकल के अंदर तुम्हें कई बार क्या दिया हुआ मिलेगा कि न्यूमेरिकल में ये दिया होगा सेल कांस्टेंट ऑफ एनी कंडक्टर, कुछ भी वैल्यू दे देगा मीन्स 0.5। तो सेल कांस्टेंट का मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए कि सेल कांस्टेंट क्या होता है, एल बाय ए। एरिया मान लो वो तो मुझसे निकलवा ले, लेंथ ही निकलवा ले कि लेंथ ऑफ कंडक्टर निकालो, तो लेंथ कैसे निकालोगे, सेल कांस्टेंट दे रखा है और एरिया दे रखा है। तो जब तक तुम्हें इसका फॉर्मूला नहीं पता हो कि एल बाय ए क्या होता है, सेल कांस्टेंट होता है, तो यहाँ पर एरिया की वैल्यू रखोगे तो लेंथ आ जाएगी, ठीक है। या फिर यहाँ पर सीधा रखना भी आ जाता है, एल लेंथ दे देता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे देता है और पूरी की पूरी सारी वैल्यू दे देगा, एक वैल्यू निकालनी है। तो भाई फॉर्मूले का एक तरीके से नहीं बहुत तरीके से हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद ये वाला नोट डाउन कर लेना। उसके बाद आती है कंडक्टिविटी। तो देखो कंडक्टिविटी क्या होती है, जैसे कंडक्टेंस की जो हमने डेफिनेशन लिखी थी वो क्या थी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो यहाँ पर भी क्या होगी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कप्पा से रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल के से रिप्रेजेंट किया जाता है कप्पा। ये क्या होता है, अब इट इज रेसिप्रोकल, जैसे कंडक्टेंस रेजिस्टेंस की रेसिप्रोकल होती है उसी तरीके से जो ये हमारी कंडक्टिविटी होती
है, ये किसका रेसिप्रोकल होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होती है। कैसे निकाल सकते हैं हम इसको, हमें पता है आर जी इज इक्वल टू 1/r, या फिर आर किसी का लिख लो, यहाँ पर आर लिख सकते हो, आर 1/g, और जो ये रो है हमारी, रो क्या होती है 1/k, है ना, लिख सकते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है ना, यहाँ पर कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, यहाँ पर k लिख लो, यहाँ पर रो लिख लो। तो अब देखो यहाँ पर 1/r की जगह क्या लिख दिया, 1/g, r की जगह क्या लिख दिया 1/g, रो की जगह क्या लिख दिया 1/k, ठीक है, 1/k और L/A। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, k की वैल्यू निकालनी है, तो इनको इनवर्स कर दो, सभी को उल्टा कर दो, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा g k और a/l, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर हम क्या करते हैं, कंडक्टिविटी की अगर दूसरी डेफिनेशन लिखने लग जाए तो कैसे लिख सकते हैं कि ये क्या होता है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये भी मान ले लिया, ये भी मान ले लिया, और ये क्या होगी, कंडक्टेंस होगी। तो कंडक्टिविटी क्या होती है, कंडक्टेंस हुज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज 1 सेंटीमीटर एंड लेंथ क्या होगी, सॉरी 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और लेंथ 1 सेंटीमीटर। तो ये आज पे इतना ही करते हैं, कल हम दूसरी करेंगे। दूसरी अब अगर यहाँ पर अब कंडक्टिविटी की डेफिनेशन आ जाए तो कैसे लिखोगे, के निकालना है हमें, तो के निकालने के लिए क्या करना है, के की वैल्यू क्या आएगी, या फिर क्या करो, देखो यहाँ पर इसको छोड़ो, के को इस तरफ ले आओ, जी को इस तरफ, के इज इक्वल टू जी और L/A। तो यहाँ पर G क्या है, G की यूनिट पहले बताई थी, G कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स, साइमन कह लो, या फिर मोम, तीन यूनिवर्स, तीन यूनिट होती है, तो ओम इनवर्स, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम इनवर्स, ये है सेंटीमीटर और ये है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर दूसरी यूनिट क्या लिख सकते हैं, साइमन सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर मोम सेंटीमीटर इनवर्स, तीन यूनिट है भाई। कंडक्टेंस को हम ओम इनवर्स बोल सकते हैं, साइमन बोल सकते हैं, मोम बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या निकाल दी, कंडक्टिविटी की यूनिट निकाल दी। इस कंडक्टिविटी को स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोला जाता है। ओके, तो आज इतना ही करते हैं, अगर इसमें कोई डाउट हो तो बता दें, ठीक है भैया।